अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का एपिसोड इतना धमाकेदार था कि एक बार अर्तुगरुल की याद ताज़ा हो गई। एपिसोड की शुरुआत होती है और कूनिया महल में मंगोल कमांडर उस्मान बे पर हमला करने को कहता है। उस्मान बे मंगोल सिपाहियों से फाइट करते हैं, आखिरकार गिर जाते हैं क्योंकि उनको रस्से से जकड़ लिया जाता है। मंगोल कमांडर कहता है कि हम तुम्हें मारकर तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। बाइंदर बे भी वहाँ मौजूद होता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बिन उस्मान और दुर्सन फकी सिपाहियों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने जाते हैं। वजीर इनको अदाब सिखाने की कोशिश करता है, जिस पर उस्मान बे का बेटा अलाउद्दीन इसका मुंह बंद कर देता है और उस्मान बे पर बाइंदर बे हावी होने की कोशिश करता है, जिस पर उस्मान बे खड़े होकर कहते हैं गिदड़ की हुकूमत बेड़िए के दोबारा खड़े होने तक होती है और इसे जोरदार टक्कर मारते हैं और मंगोल सिपाहियों को कटापा फेरना शुरू कर देते हैं। बाइंदर कहता है कि उस्मान को मारना नहीं, क्योंकि कबाइल के लोग इसे अपना हीरो समझते हैं, पहले इसे गद्दार साबित करेंगे फिर मारेंगे। इतने में उस्मान बे के सिपाही भी वहां आकर सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और बाला को इस्फहान सुल्तान के ऊपर लाल पीला दिखाते हैं और कहती हैं मेहमान बनकर आती हो और मेज़बान बनने की कोशिश करती हो। बिंगे खतून कहती हैं ये वालदा सुल्तान हैं। इस पर बाला कहती है कि यह वालदा सुल्तान होंगी अपने महल में, ये उस्मान बे की हवेली है और मैं उस्मान बे की खतून हूँ। हम ये हवेली आपके हवाले नहीं करेंगे, इसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस पर वालदा सुल्तान कहती हैं मैं तो देख रही थी कि तुम दोनों में से ज्यादा बहादुर कौन है, यानी वो मालन खतून और बाला खतून के दरमियान नफाक का बीज बोना चाहती हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे और उसके सिपाही मंगोल सिपाहियों को काट काट कर ढेर कर देते हैं। फिर बाइंदर की मुदाखलत से उस्मान बे के सिपाही पकड़ में आ जाते हैं। मंगोल कमांडर समागर कहता है हथियार डाल दो, जिस पर उस्मान बे इसे मंगोलों का नौकर कहकर चढ़ाते हैं। तो एक मंगोल सिपाही को उस्मान बे की तलवार लेने का कहता है। ये धमाकेदार सीन था कि उस्मान बे उसका हाथ काट देते हैं और तलवार स्विंग पूल में फेंक देते हैं और पानी तलवार के खून से सुर्ख हो जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बिन उस्मान सुल्तान अलाउद्दीन के सामने बता रहे हैं कि आपके खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है, जो आपको अकेले में बताऊंगा। वजीर बदतमीजी करता है, सुल्तान इसे चुप करवा देता है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह उस्मान बे ने सुल्तान मसूद को वापस तख्त नशीन करवाने का मंसूबा अलाउद्दीन को समझाकर भेजा है। सीन वापस आता है और सुल्तान अलाउद्दीन कहता है कि सब बाहर निकल जाएं। अलाउद्दीन बताता है कि वो आपको मजूल करने और सुल्तान मसूद को बहाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुल्तान पूछता है कौन ऐसा करना चाहता है। अलाउद्दीन बताता है जिन्होंने आपके चचा सुल्तान मसूद को मजूल किया। सुल्तान कहता है कि उसे तो मैंने मजूल किया और अलाउद्दीन पर तलवार निकाल लेते हैं और अलाउद्दीन बताता है कि आपके चचा को अलहानियों ने मजूल किया और वो जब चाहें आपको भी मजूल कर सकते हैं। हम आपके सिपाही बनकर आपको बचाने आए हैं। सुल्तान का गुस्सा ठंडा होता है और पूछते कि उस्मान बे किधर हैं। उस्मान बे को दिखाया जाता है जिनके सिपाहियों पर मंगोल तशद्दुद कर रहे होते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। उस्मान बे और मंगोलों में फाइट हो रही होती है। सुल्तान अलाउद्दीन आ जाते हैं और उस्मान बे को बचा लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब उस्मान बे का मंसूबा होता है। बाइंदर सारा माजरा देख रहा होता है और इस्फहान सुल्ताना को खबर देता है। दूसरी तरफ उस्मान बे अपने सिपाहियों को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ये समझता है कि सुल्तान मसूद को मंगोल उसके लिए खतरा बना रहे हैं, इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन को इन पर शक है। हमने अपने मंसूबे से सुल्तान अलाउद्दीन की नजर में अलहानली की ताकत तोड़ दी। इसके बाद वो डीपली डायलॉग मारते हैं कि तख्त हमेशा खून बहाते हैं। सीन बदलता है तो इस्फहान सुल्तान बाला और मालन से बदला लेने की आग में जल रही होती हैं, साथ बेंगे खतून भी मौजूद होती हैं। इसी दौरान कोनूर अल्प, जो कि उस्मान बे की जासूसी कर रहा था, बेनकाब हो जाता है और इसे जिंदान में डाल दिया जाता है। अगले सीन में इस्फहान सुल्तान बाला खतून को दावत पर बुलाकर अपनी चिकनी चपड़ी बातों से बाला और मालून खतून के दरमियान नफाक डालने में कामयाब दिखाई देती हैं। ये डिपेंड करता है कि बाला में कितनी आला ज़र्फी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेंगे खतून से ओक्तम बे सूरत हाल के बारे में जान रहे हैं, जिस पर बेंगे बताती है कि अगर इस्फहान सुल्तान का साथ दें वो यानी शहर पर कब्जा करके हमें बाजार का मालिक बना देंगी। इस तरह हम उस्मान बे से
से अपना बदला भी ले सकेंगे कि उसने हमें अल-चिचिक के मामले में जलील किया। अगले सीन में येनी शहर के सब दुकानदार और ताजर परेशान मालून खातून से मिलने आते हैं, क्योंकि पहले तो कुस्तुंतनिया के कारवां बंद थे, अब कोनिया से भी इस्फहान सुल्तान ने कारवां बंद कर दिए थे। मालून खातून इनको तसल्ली देकर भेज देती हैं कि मैं कुछ करती हूँ। दुकानदारों के पास सामान खत्म होने लगता है, क्योंकि इस्फहान सुल्ताना सारा सामान खरीद कर ओलुफ के इलाके में जमा करती है ताकि ये भूख से मरें, फिर मैं इन पर मेहरबानी जाहिर करूं और लोग मेरे वफादार हो जाएं। मालून को भी इसकी खबर मिलती है, जिस पर मालून और ओरहान हिसाब किताब लगा लेते हैं कि ये सारा सामान खरीद कर कोपरो हिसार के करीब गार में ही लेकर जा रहे होंगे। अगले सीन में उस्मान बे और दुर्सन फकी मंसूबे बना रहे होते हैं कि अब सुल्तान अलाउद्दीन को सुल्तान मसूद की मौत का फरमान जारी करना है, जिस पर हमें सुल्तान मसूद के ठिकाने का पता चल जाएगा और हम इसे आजाद करवा कर तख्त पर बिठा देंगे, फिर हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन सबको बता रहे हैं कि जिसने भी मेरे खिलाफ गद्दारी की कोशिश की, मैं उसे कोनिया में लटका कर इबरत का निशान बना दूंगा। इतने में बुरहान उस्मान बे की एंट्री पर ऐसा ताकतवर इंट्रो देता है, एक बार तो लगा यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन की बजाय उस्मान बे सुल्तान है। यहाँ पर उस्मान बे की जहानत देखकर रश्क आता है कि एक तीर से दो शिकार करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन और मंगोल कमांडर को लड़वा देता है और सुल्तान समागर को जिंदान में डलवा देता है। यहाँ फिर से उस्मान बे समागर को नौकर कहकर चिढ़ाता है। सुल्तान बाइंदर बे से पूछता है कि तुम्हारा इस मतलब क्या ख्याल है, तो बाइंदर लोमड़ी की तरह जब देखता है कि समागर की तरह मुझे भी जिंदान में न फेंक दें, उस्मान बे के हक में बोलना शुरू कर देता है। सुल्तान अलाउद्दीन हकीकत वाज़ेह होने तक उस्मान बे के बेटे अलाउद्दीन को अपने पास जमानत के तौर पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ बाइंदर को उस्मान को कत्ल करने का इस्फहान सुल्तान की तरफ से हुक्म मिलता है, जिसे वो पूरा करने के लिए वालदा सुल्तान के 20 वफादार सिपाही तलाश करता है। सीन शिफ्ट होता है, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद को अपने लिए खतरा समझते हुए इसकी सजाए मौत का फैसला सुनाता है। वजीर थोड़ी सी इटर बिटर करता है, सुल्तान इसे मारने की धमकी देकर चुप करवा देता है। इसके बाद वजीर सिपाही को काली कुएं वाली हवेली जाने को कहता है, क्योंकि सुल्तान मसूद को वहाँ कैद किया हुआ है। ये सब बुरहान अल सुन लेता है और उस्मान बे को आकर बता देता है, जिस पर उस्मान बे अपने मंसूबे को कामयाब होते देखकर कहते हैं ये चीज, और दुर्सन फकी पूछते हैं कि अलाउद्दीन का क्या होगा, इसे सुल्तान ने जमानत के तौर पर अपने पास रखा है। उस्मान कहते हैं इसे आप बचाओगे। दुर्सन फकी अपने बाजू से चाकू निकालते हुए कहते हैं लगता है आज कलम से नहीं बल्कि तलवार से लड़ना पड़ेगा। बाइंदर बे उस्मान बे को मारने के मंसूबे से आता है, मगर वहाँ सिर्फ दुर्सन फकी होता है, जिस पर उसे वापस जाना पड़ता है। अगले सीन में हमें उलगन खातून और जरकुताई का मजाया सीन को मिलता है। उलगन खातून प्याज काट रही होती हैं। जरकुताई समझता है कि ये मेरी मोहब्बत में आंसू बहा रही है। उसे तंग करने के लिए जरकुताई इसे बाजी उलगन कह देता है। फिर क्या वही जो सब लड़कियों की प्रॉब्लम है कि मुझे बाजी क्यों कहा, और जरकुताई पर चाकू तान लेती है। वो बेचारा जान बचाकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लगता है कि अल-चिचिक पर काफी बुरा टाइम चल रहा है। वो खुद को कोस रही होती है कि उसकी गलतियों की वजह से अख्तमूर ने उसे छोड़ दिया। उसकी खादमा इस्मा वहाँ बताती है कि काश मैंने बेंगे खतून को उस दिन कमरे में बंद ना किया होता। बेंगे खतून बाहर ये सब सुन लेती हैं और इस्मा को मार कर किले से भगा देती हैं और अल-चिचिक पर भी कमरे से निकलने पर पाबंदी लगा देती हैं। अगले सीन में तुर्गत बे अपने आप को कोस रहा होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इतने में शेख एदाब अली आ जाते हैं और उस्मान बे से नाराजगी एक तरफ रख कर लोगों को खाने की तंगी से निकालने का कहते हैं, जिस पर तुर्गत अपने सिपाहियों को सुबह होते ही काफरों पर हमला करने की खुशखबरी देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे कोनिया महल में दिखाया जाता है, जो कि काले कुएं वाली हवेली जाने से पहले अपने बेटे अलाउद्दीन से मिलने आते हैं। सिपाही रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उस्मान बे की महल गिराने की धमकी पर मिलने देते हैं। उनकी बहुत ही इमोशनल गुफ्तगू होती है। उस्मान बे कहते हैं बेटा यहाँ कैदी की तरह महसूस ना करो, जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि कैद तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपके इस मुकद्दस रास्ते में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये सीन लाजवाब था। अगले सीन में ओरहान काफी मायूस नजर आता है, क्योंकि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। मालून खातून इसे एक सरदार के तौर पर पुर उम्मीद और ताकतवर होने को कहती हैं। ये बाला बाहर आकर सुन लेती है
اور اسے فلش بیک میں والدہ سلطان کی بات یاد آتی ہے کہ مالن اپنے بیٹے کی سردار کے طور پر تربیت کر رہی ہے اور وہ اندر آ کر مالن کو کچھ نہیں بتاتی، یعنی بالا نے نفاق کا بھی چن لیا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں کوپرو حصار میں کانتا کوزونس اور اولف کو کوپرو حصار کے تیکفور کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جو غار میں یعنی شہر اور قلعوں سے خریدے سامان کو جمع کرنے اور اس کی حفاظت پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت بے دوسرے قلعے کے سرداروں کو بلا کر ساتھ مل کر غار پر حملہ کر کے سامان واپس لانے کا کہتا ہے۔ وہ اسے ماضی میں والدہ سلطان کے ساتھ اتحاد پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کریں گے۔ اگلے سین میں عثمان بے کالے کنویں والی حویلی پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف کافروں کو بھی خیال آیا کہ اگر عثمان بے نے سلطان مسعود کو واپس تخت پر بٹھا دیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ پھر یعنی شہر میں اصفہان والدہ سلطان کا بھیجا ہوا جاسوس لوگوں کو اشیاء خوردونوش نہ ہونے پر بھڑکاتا ہوا نظر آتا ہے اور سپاہی اسے دیکھ کر بالا خاتون کو بتانے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران الچچک یعنی شہر میں اسما کو لے کر آتی ہے اور بالا خاتون کو صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ امی کو پتہ چل گیا اسما کے بارے میں اور اسے نکال دیا۔ فلش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ بینگے نے ہی اسے اپنی جاسوس بنا کر بھیجا ہے اور اس کا بھائی وہاں رکھا ہے تاکہ یہ وفادار رہے۔ بالا الچچک کو لڑکیوں کی فوج میں شامل ہونے کا کہتی ہے، تبھی وہاں وہ سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ دکاندار چونک میں جمع ہو کر دھرنا دے رہے ہیں۔ بالا آ کر ان کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران والدہ سلطان بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں جرکوتائے اور گربوز الپ کو دکھایا جاتا ہے، جو یہاں بھی کھانے کی طرح کافروں کو مارنے پر بحث کرتے ہیں کہ 3 کو میں ماروں گا، 2 کو تم مارو گے، تمہارے لیے 2 ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد فنی انداز میں ان کو مار دیتے ہیں اور مالن خاتون کو اس کی خبر دینے نکل جاتے ہیں کہ راستہ صاف ہے۔ سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں کالے کنویں والی حویلی دکھاتے ہیں، جہاں سلطان مسعود کو مارنے کے لیے سپاہی آتے ہیں۔ سلطان مسعود مرنے ہی والے ہوتے ہیں، تبھی عثمان بے آ کر ان کو بچا لیتے ہیں۔ مگر یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ سلطان مسعود والا اداکار بھی محمد بزداق نے ارطغرل کی طرح چینج کر دیا ہے۔ دوسری طرف مالن اور اورہان اولف کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، جو یعنی شہر اور قلعوں سے سامان اکٹھا کر کے لائے تھے۔ اسی دوران ترگت بھی وہاں پہنچ کر مدد کرتا ہے، جس پر مالن ماضی کی باتوں پر ترگت سے گلہ کرتی ہیں کیونکہ اس نے مشکل ٹائم میں عثمان بے کو چھوڑ دیا تھا۔ اگلے سین میں عثمان بے سلطان مسعود کو گھوڑے گاڑی میں چھپا کر فرار ہو رہے ہوتے ہیں اور وزیر اور اس کے سپاہی وہاں آ کر منگول سپاہیوں کو مرا اور سلطان مسعود کو نہ پا کر چونک جاتے ہیں۔ اگلے سین میں والدہ سلطان یعنی شہر میں لوگوں کو بھڑکانے اور بازار کو اپنی حاکمیت میں لینے کی کوشش کرتی ہیں کہ تبھی مالن خاتون سامان لے کر پہنچ جاتی ہیں اور والدہ سلطان کا کھیل تباہ کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان بے اپنے بیٹے علاؤالدین اور سلطان مسعود کو بچا کر کونیا سے نکل آتے ہیں۔ وزیر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب عثمان نے ہی کیا ہے۔ وہ منگول کمانڈر سماگر کو آزاد کر دیتا ہے۔ عثمان اور سلطان مسعود دونوں کو راستے میں قتل کرنے کا ٹاسک سونپتا ہے، مگر اس گہما گہمی میں درسن فقی کونیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ درسن فقی گرفتار ہو جائیں گے یا مفتی ہونے کی وجہ سے، عالم دین ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔